तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें चैप्टर नंबर 14 को देखेंगे और इसमें जो हमको जो मुख्यतः पढ़ना है, ठीक है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से कुल प्रश्नों की संख्या आई थिंक इसमें 49-50 के आसपास होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की। ठीक है, बताना है। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न राष्ट्रों की ओर खींचेगा, ये पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। ठीक है, मतलब किस व्यक्ति के बारे में स्टेटमेंट है ये। 1904 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने निम्नलिखित घोषणा की। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न राष्ट्रों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। किसने कहा था स्टेटमेंट की बात है? रिसले का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? रिसले का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट? रिसले का स्टेटमेंट है। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को, कई पुस्तकों में 19 जुलाई लिखा हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। ठीक है, कितने तारीख को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो क्या बताएंगे? कब की गई बंगाल विभाजन की घोषणा, तो क्या बताएंगे आप? ठीक है, तो ध्यान में रखना है, 20 जुलाई को की गई। कब की गई? तो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की क्या होती है? घोषणा होती है। तारीख महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है और इसी दिन मतलब कर्जन के द्वारा, उस समय तत्कालीन वायसराय की बात करेंगे तो तत्कालीन वायसराय की बात के कर्जन था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो घोषणा होती है आपको 20 जुलाई को, और प्रभावी कब से होता है, मतलब लागू कब से हो जाता है? तो 16 अक्टूबर से बंगाल विभाजन पूरी तरीके से क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। ठीक है, मतलब प्रशासन को चलाने में क्या हो रही है? असुविधा हो रही है, यह कारण बताएगा। परंतु वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण की बात करेंगे, प्रशासनिक ना होकर क्या था? राजनीतिक था। इसकी जानकारी तत्कालीन गृह सचिव, ठीक है, रिस्ले के द्वारा 1904 में कर्जन को लिखे एक पत्र से मिलती है। ठीक है, तो उस समय रिस्ले कौन था? तो रिस्ले की बात करेंगे तो कौन था? तो रिस्ले आपको ध्यान में रखना, गृह सचिव था। कौन था? ध्यान में रखेंगे, गृह सचिव था। ठीक है, ये बातें जो लिखी गई है, ये बातें जो लिखी गई है, रिस्ले ने मतलब क्या किया? कर्जन को एक पत्र के माध्यम से ये बातें लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। रिस्ले लिख रहा है कर्जन को, जिसमें कहा था क्या? तो संयुक्त ध्यान रखेंगे, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न राष्ट्रों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है, इस योजना का एक गुण है। विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया एवं बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया। ठीक है, पूर्वी बंगाल में कौन कौन जगह गया? असम राजशाही, ढाका एवं चटगांव को शामिल किया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल शामिल थे। ठीक है, तो असम किस में चला गया? ठीक है, ढाका किस में चला गया? चटगांव किस में चला गया? तो पूर्वी बंगाल में चला जाता है। ठीक है, जबकि पश्चिमी बंगाल में क्या था? तो पश्चिमी बंगाल में बिहार था, उड़ीसा था, और अभी का जो वेस्ट बंगाल आप देख रहे हो वो उसमें शामिल था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का मंतव्य स्पष्ट था कि इससे बंगाली राष्ट्रवाद को मतलब क्या करना है? दुर्बल करना है, कमजोर करना है। ठीक है, बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का मंतव्य था कि इससे बंगाली राष्ट्रवाद को क्या करना है? कमजोर करना है। राष्ट्रीय आंदोलन, हिंदू मुस्लिम एकता को मतलब खंडित करना है। विभाजन प्रांतों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना था। ठीक है, आप देखेंगे दिक्कत दो तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। वो ईस्ट बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल जो था, वहां पे क्या होगा? हिंदू अल्पमत में हो गए, अब पश्चिम बंगाल में मुसलमान अल्पमत में हो गए। ठीक है, तो दोनों को एकता को तोड़ने के लिए काम किया गया था। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? यहाँ पे मुसलमान अल्पमत हो गए, मतलब उनकी संख्या काफी कम हो गई। और ईस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वहां पे हिंदू क्या हो गया? उनकी संख्या काफी कम हो गई। ठीक है, अब जब विभाजन की जब घोषणा की जाती है 16 अक्टूबर को, लागू कर दिया गया, तो विभाजन के खिलाफ भारतीयों ने तीव्र विरोध किया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के तौर पर मनाया गया। टैगोर के आह्वान पे पूरे बंगाल में, ठीक है, एकता के प्रतीक के रूप में क्या बनाया गया? राखी दिवस का दिवस बनाया गया। लोगों ने नंगे पांव यात्रा की, वंदे मातरम गीत गया, बहुत लोगों ने मतलब उपवास रखा। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। तिलक के नेतृत्व में पूना एवं बम्बई में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी तरह समस्त भारत में मतलब क्या होता है? तो विरोध प्रदर्शन किया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बंगाल विभाजन की घोषणा की अगर बात करेंगे तो कब होता बंगाल विभाजन की घोषणा? 16 अक्टूबर, 20 जुलाई को होता है। 20 जुलाई। ध्यान में रखेंगे 16 अक्टूबर को। घोषणा पूछा है, क्या पूछा है? लागू हो जाता, नहीं घोषणा किया था ना, घोषणा पूछा है। 20 अच्छा, जुलाई की घोषणा घोषणा की है, बात करेंगे, 16 ठीक है, जुलाई 20 को जुलाई को किसी किसी 16 अक्टूबर किताब को। में आपको 19 जुलाई भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कब की घटना है? ये 20 जुलाई की है। कहीं कहीं भी आपको 19 जुलाई भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और लागू कब से हो गया बंगाल विभाजन? लागू कब से कर दिया गया? 16 अक्टूबर। बिल्कुल 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो जाता है। ठीक है, प्रभावी होने की बात करेंगे तो 16 अक्टूबर को क्या होता है? ये प्रभावी हो जाता है।
बंगाल विभाजन हुआ कब हुआ, तो ध्यान में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया। पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, ध्यान में इसको रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 का निम्नलिखित कारणों में से किस लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल का मतलब क्या होता है, तो बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। असैनिक प्रशासन, ठीक है, ध्यान रखिए। असैनिक प्रशासन मतलब बोलते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, अब देखेंगे और क्या है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बना था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, क्यों किया गया था, तो ध्यान रखिए किस लिए किया गया था। ठीक है, तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को मतलब क्या करने के लिए, दुर्बल करने के लिए। ठीक है, मतलब बंगाल में जो नेशनलिज्म का जो ग्रोथ जो था उसको मतलब क्या करने के लिए, कमजोर करने के लिए, उसको वीक करने के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था, क्या षड्यंत्र था उद्देश्य, तो राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना भी था, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना भी था, और साथ में नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत ले लाना था। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो बंगाल विभाजन के संदर्भ में सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑल स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन को तीव्र किया। ठीक है, किसने किया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, एस एन बनर्जी साहब ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया, तो क्या बताएंगे, किस आंदोलन पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का विभाजन, वहां पे सबसे पहले वंदे मातरम गीत लोगों ने गाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, देखेंगे निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे, तो स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी का कोई रोल नहीं था। गांधी जी भारत में 1915 में आते हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू किया गया था। 1905 में हुए बनारस में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। ठीक है, ये बनारस का अधिवेशन जो 1905 में जो हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो क्या बताएंगे, किसके द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, गोखले से क्या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, गोखले के द्वारा। ठीक है, वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में, ठीक है, स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी नीति पारित किया गया। तो 1906 का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, नौरोजी दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है, दादाभाई नौरोजी ने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 को, ठीक है, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, 1919 में। इसके सुझाव पे असहयोग स्वदेशी की नीति अपनाई गई थी 1919 के बाद। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कलाम पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तब मुस्तफा कलाम पाशा जो था, ठीक है, तुर्की के मतलब क्या थे, बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। जिस जो रोल में हमारे यहाँ गांधी जी का रोल है, उसी तरह उनका भी रोल है। तो उन्होंने खलीफा पद को 1924 में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। जब खलीफा ही समाप्त हो गया तो खलीफत आंदोलन कब चलेगा, तो अगर पूछेगा पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हो गया, तो 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है और 1919 में आंदोलन जो था प्रारंभ हुआ था। ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस के अलग प्रस्ताव के विरोध में तथा युद्ध को अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को, तारीख इंपोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा, 17 अक्टूबर 1940 को पनवार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही कौन थे, तो पहला सत्याग्रही की बात करेंगे विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया गया। जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा था। कब लिखा था, 5 जुलाई 1942 को हरिजन में लिखा था, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे किसने लिखा था, तो ध्यान में रखेंगे हरिजन में लिखा गया था। ठीक है, बंगभंग के बाद, ठीक है, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, तो उसी के प्रक्रिया में आप देखो, उसी के प्रक्रिया में स्वदेशी आंदोलन का क्या होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो कैसे क्या बताएंगे आप, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की बात करेंगे। बंगाल विभाजन के प्रतिघात में ही इसका क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण की बात करेंगे तो ध्यान रखेगा क्या था, तो यही हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करना स्वदेशी आंदोलन का क्या था, तो तत्कालीन कारण था। और भी कारण थे, लेकिन सबसे जो प्रमुख कारण जो था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का क्या करना, विभाजन करना। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो भारत की छवि को विदेश में बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, हिंदी भाषा का प्रचलित करना, या फिर स्थानीय शासन की स्थापना था। विद्या डिसिपल फॉरेन गुड्स, मतलब विदेशी वस्तु को तिरस्कृत करना, मतलब विदेशी वस्तु को क्या करना, बहिष्कार करना। क्या होगा, स्वदेशी को अपनाना और विदेशी वस्तु के क्या करना, बहिष्कार करना। ठीक है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ? ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखेंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। मतलब बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो बहिष्कार किया गया, स्वदेशी को अपनाया गया, ठीक है, और सहयोग भी किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई थी। ठीक है, तो सारे ही सही होने चाहिए। ठीक है, 1 2 4, अच्छा नॉन कॉर्पोरेशन, सॉरी नॉन कॉर्पोरेशन अभी नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 4, 3 नंबर को छोड़ के सारे ही सारे क्या है आपके सही है। ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया? ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में, ठीक है, बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया? कौन सा अधिवेशन था? 1905 का अधिवेशन की बात है, बनारस अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने किया था? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया? तो 1905 के बनारस सेशन में। कौन से सेशन में? तो 1905 के बनारस सेशन में। ठीक है, कोलकाता में ना, अच्छा हाँ ठीक है। नहीं, ठीक है, बनारस सेशन। ठीक है, अंतिम शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान स्वदेशी के प्रसार और विदेशी माल के बहिष्कार के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तत्कालीन कारण था? स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र को कम करने का, कर्जन का अभिकल्प, विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कर्जन का प्रयास, कर्जन का बंगाल विभाजन। तो यही हो जाएगा बंगाल विभाजन बाई कर्जन। ठीक है, ध्यान रखिए, यही सबसे बड़ा जो था कारण था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस स्वदेशी और बहिष्कार किस स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया? तो कौन था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, ध्यान में रखना है। वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन के विचारधारा की वकालत की थी? तो किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे, तो भोलेनाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भोलानाथ चंद्र। ठीक है, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? मतलब आइडियो जो स्वदेशी आंदोलन का जो आइडियोलॉजी जो था उसको, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बार इन्हीं ने समर्थन किया था। तो स्वदेशी आंदोलन क्या है, सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन सही है, पहली बार किसने किया था, तो ध्यान में रखना है किसने किया था, तो भोलेनाथ चंद्र, भोलानाथ चंद्र। ठीक है, सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ध्यान में रखेंगे, क्या नाम था इनका, भोलानाथ चंद्र था। इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा का प्रतिपादन किया। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के उपरांत संपूर्ण भारत में विरोध प्रक्रिया तेज हुई। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नेताओं में अरविंद घोष शामिल थे, बाल गंगाधर तिलक आदि थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने पूना एवं बंबई, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में, पंजाब में कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, और साथ में अजीत सिंह थे। अजीत सिंह कौन थे, तो भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह। ठीक है, दिल्ली में इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन कर रहे थे, सैयद हैदर राजा कर रहे थे। ठीक है, आदि व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न जगहों पर मतलब क्या किया, तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वदेशी के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यों में भी परिवर्तन देखा गया। टैगोर के द्वारा एक नया गीत लिखा गया जिसको बोला अमार सोनार बंगला। ठीक है, उस समय काफी प्रचलित हुआ था। यही गीत आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन जाएगा। ठीक है, लिखन किया गया जो आगे चल के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित और बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तिलक के द्वारा गणपति उत्सव और का आयोजन किया गया जो कि पहले ही हो चुका था। ठीक है, हालांकि इस समय और भी मजबूती मिली। संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए गए। श्रमिक हड़तालों द्वारा विरोध एवं अन्य साहित्यिक एवं रचनात्मक कार्यों पर भी मतलब क्या किया गया, बल दिया गया। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो ध्यान रखेंगे अरविंद घोष की बात करेंगे। स्वदेशी के समर्थक थे क्योंकि ये क्या थे, उग्रवाद के थोड़ा समर्थक थे। ठीक है, बाकी फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी, ये सब की बात करेंगे, सबके सब उदारवादी थे। सुभाष चंद्र बोस जी के उस समय एक्टिव उतना नहीं थे पॉलिटिक्स में। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, तो आप देखोगे यहाँ पे बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके
स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश को राष्ट्रीय गान के रूप में अपना। यह गीत किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला। रविन्द्रनाथ टैगोर। बिल्कुल, किसने लिखे थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बोला था ना, क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिल्ली में किसने किया था? बिल्कुल, अजीत सिंह ने। कहा था? लाला लाजपत राय अजीत सिंह ने पंजाब। पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। ठीक है, तिलक साहब ने कहाँ पे किया था? तिलक साहब ने पुणे। ठीक है, पुणे और महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में और पुणे के क्षेत्र में। ठीक है, और साउथ से कौन थे? साउथ से चिदम्बरम पिल्लई साहब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आ गया। ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई साहब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य थी रविन्द्रनाथ टैगोर का अमीर सोनार बंगला था। सैयद हैदर राजा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सैयद हैदर राजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। भारत में, तो भारत सही तो थे, जगह का नाम नहीं दिया है। गणपति और शिवाजी उत्सव का आंदोलन माध्यम बना। बिल्कुल, 1907 में हुए गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बना। ठीक है, 1907 में हुए सूरत विभाजन में स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया। ठीक है, तो यही ऑप्शन लिया सटीक ऑप्शन, हालांकि ये भी सही है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का माध्यम तो इसको बना ही था। कौन सा सही नहीं है? सी नंबर लिया। हाँ, कौन सा सही नहीं है? सत्य नहीं है, तो यही तो लिया। ठीक है, गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बना, ये गलत किया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बंगाल में व्यापक प्रदर्शन आयोजित किया गया है। ठीक है, बंगाल में व्यापक प्रदर्शन आयोजित किया गया। कलकत्ता में हड़ताल की गई। ठीक है, कलकत्ता में हड़ताल की गई, आंदोलन की। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत नरमपंथी द्वारा की गई थी, किंतु बाद के चरणों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इसे अपने हाथों में ले लिया। बंगाल में व्यापक प्रदर्शन आयोजित की गया, सत्य है। कलकत्ता में हड़ताल की गई, ठीक है लग रहा है। आंदोलन की शुरुआत नरमपंथियों द्वारा की गई थी, धर्मपंथी ने शुरू किया था। ठीक है, सारे ही सही होने चाहिए। हाँ, ठीक है, सारे ही सही है। ठीक है, शुरू में धर्मपंथी नहीं किया था, लेकिन बाद में इसको क्रांतिकारियों ने इसे ले लिया था। ठीक है, 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन की विशेषता थी। समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। यह स्वयं सेवा को आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्य के पक्ष समर्थक था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। 3-4 तो सही लग रहा है। हाँ, सही है, ऑल स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, आप देखोगे स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, आप चलेंगे बंगाल में स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा सही नहीं, उसको देखेंगे। ठीक है, इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का बृहद रूप से आगे बढ़ाया, ये तो सही है। ठीक है, इसने स्वदेशी व्यापार और उद्योग अथवा देशी उद्यम को व्यापक रूप से उद्दीपन किया। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। हाँ, ठीक है। ये आप देखेंगे पूर्वी बंगाल और असम की सरकार के क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति, ये तो गलत लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति नहीं बरता था, बाकी उन्होंने मतलब क्या किया था? एक्शन लिया था। ठीक है, इसको दबाने के लिए हर संभव कोशिश उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। वर्ष 1818 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, सतीश चंद्र मुखर्जी, नाम तो सही है ये। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये भी सही है। टैगोर की बात करेंगे तो टैगोर की बात के आत्मशक्ति की उपासना को उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों और सामाजिक आर्थिक पुनरुद्धार का, ये भी सही। ये गलत है, लियाकत हुसैन ने 22 साल में मुस्लिम किसानों का आंदोलनों का नेतृत्व किया, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सतीश चंद्र मुखर्जी ने उसका प्रारूप तैयार किया था, ये सही है। बंगाल में जो नेशनल कांग्रेस लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय ने किया था बंगाल में? नहीं, नेशनल कॉलेज यहाँ पे लाहौर वाला लाला लाजपत राय का होगा, बंगाल वाला कोई दूसरा। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। इसके प्रधानाचार्य क्या नाम है इनका? अरविंद घोष थे। ठीक है, या फिर श्री अरविंदो कह लीजिए, ध्यान रखिएगा।
ये 22 साल आंदोलन क्या था? अब्दुल रसूल ने की थी। किसने की थी? तो अब्दुल अब्दुल रसूल रसूल। ने की थी। क्या नाम था इनका? तो इनका नाम था एस अब्दुल रसूल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 22 साल में मुस्लिम किसानों का आंदोलन का नेतृत्व लियाकत हुसैन ने नहीं, बल्कि मतलब 22 साल सम्मेलन 1900 की अध्यक्षता एस अब्दुल रसूल ने की थी। ठीक है, ध्यान में रखना। इस सतीश चंद्र मुखर्जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1878 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना जब तैयार की गई थी, तो सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा ही तैयार की गई थी। मतलब प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सतीश चंद्र मुखर्जी जी ने तैयार किया था। ठीक है, नाम महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न और भी है। स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इससे पूर्व हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा इसमें अधिक व्यापक जन आकर्षक था। ठीक है, इसमें सही बात। मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त था स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, यह आर्थिक चरित्र का था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आर्थिक चरित्र का था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, इंग्लैंड की आमूल परिवर्तनवादी प्रेस का एक अनुभाग का सहयोग मिला। ठीक है, तो इसमें मुसलमानों का समर्थन प्राप्त हुआ, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें मुसलमानों का नहीं समर्थन गलत नहीं है। था, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने सीधे मना कर दिया था मुसलमानों का, उन्हीं का मेल रोल था। मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता, क्योंकि मुसलमानों ने समर्थन किया था। ठीक है, मतलब स्वदेशी मतलब ये बंगाल विभाजन का मुसलमानों का बहुत बड़ा संगठन ने क्या किया था? इसका समर्थन किया था। उनका मानना था कि बंगाल विभाजन क्या सही है। मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे, जो कि ठीक 1 साल के बाद मुस्लिम लीग बनाएंगे, तो उनके सारे प्रमुख नेताओं ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, ध्यान रखें, हालांकि कुछ मुसलमानों का समर्थन था, लेकिन एक बड़ा सा तबका जो था मुसलमानों का, उसने बंगाल विभाजन का क्या किया था? समर्थन किया था। मतलब उनके हिसाब से बंगाल विभाजन सही है, तो स्वदेशी आंदोलन में ठीक है पार्टिसिपेट करने का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की नींव रखी गई? ठीक है, नेशनल कॉलेज की नींव किसने रखी थी? श्री अरविंदो अरविंदो या घोष। फिर अरविंद घोष कह लीजिए। तो कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोली गई थी, इसके प्रथम प्रधानाचार्य भी थे, ये साहब खुद ही बने थे, श्री अरविंदो ही बने थे या फिर अरविंद घोष। ध्यान में इसको रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसके अंतर्गत कलकत्ता में श्री अरविंद घोष की अध्यक्षता में मतलब प्रिंसिपलशिप में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त साहित्यक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने हेतु अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की भी स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल एवं महाराष्ट्र में भी मतलब क्या हो रहा है? तीव्र प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है। स्वदेशी आंदोलन में तीव्र प्रक्रिया कहाँ पे हुई? तो ध्यान रखें, बंगाल महाराष्ट्र में। ठीक है, बंगाल महाराष्ट्र में, दिल्ली में, साउथ में भी, लेकिन संपूर्ण भारत में इसका असर आपको नहीं देखने को मिला। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था तथा पूर्व व पाश्चात्य तो मतलब बेहतर संबंध का समर्थक था? तो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन का मतलब आलोचक है। उन्होंने मतलब वस्त्र जलाने को मतलब क्या बोला है? निष्ठुर बर्बादी तक इन्होंने कहा। तो ये स्वदेशी आंदोलन के क्या थे? आलोचक थे। ठीक है, मतलब बंगाल विभाजन के विरोध करने वाले थे, मतलब बंगाल विभाजन के इन्होंने विरोध किया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य बेहतर संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिम ने पूर्व को समझने में गलती की है और यह दोनों के बीच सामंजस्य का भूल का कारण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में मतलब गलती करे। ठीक है, इनका स्टेटमेंट है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ध्यान रखेंगे, दादाभाई नौरोजी ने रखा था। दादाभाई नौरोजी ने 1906 में जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, और इनका आखिरी बार अधिवेशन था। ठीक है, कब कब किया था इन्होंने? 86 में, 93 में और 1906 में। कब किया था? 1886। 86 है ना? 1893 सही लिख रहा हूँ? 1906 में 3 बार इन्होंने अध्यक्षता किया था ना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, ठीक है, सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी ने स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। सर्वप्रथम 1904 से मतलब इन्होंने वर्ष 1904 से लगातार भारत के लिए स्वशासन के देने पे बल दिया। 1906 में इनकी अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। उन्होंने कहा, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते। क्या बोला था इन्होंने? कि हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम तो क्या चाहते हैं? हम तो स्वशासन चाहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1904 में से लगातार भारत को स्वशासन
देने पे बल दिया, तो कौन थे व्यक्ति? तो दादाभाई नौरोजी थे। ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया? तो क्या होंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर कृष्ण कुमार मित्र? तो कृष्ण कुमार मित्र का था। बहिष्कार का सुझाव किनका था? तो के मित्र, मतलब कृष्ण कुमार मित्र का था। ठीक है। ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, ठीक है, क्या चीज के सप्ताह, इनका पत्रिका का नाम क्या था? कृष्ण कुमार मित्र के, ठीक है, संजीवनी इनके पत्रिका का नाम था। ठीक है। संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को एक अंक सुझाया गया तथा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में होने वाली बैठक में पर्याप्त संकोच के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है। अरविंद घोष ने भी अपने स्वदेशी विचार के तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया तो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। ठीक है। तो गांधी जी उस समय, टैगोर साहब उस समय भी मतलब क्या थे, तैयार नहीं थे, अभी भी नहीं तैयार थे। निम्नलिखित वर्गों में से, ठीक है, कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो कौन? मुसलमान तो नहीं पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। इंटेलेक्चुअल तो शामिल हो गए थे, मुसलमान नहीं हो जाएगा, कृषक नहीं हो जाएंगे। ठीक है। मतलब मुसलमान नहीं शामिल हुआ था और कृषक नहीं शामिल हुआ था। ठीक है। ये आंदोलन की सबसे अच्छी चीज क्या थी कि देश का पहला आंदोलन था जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। मतलब समाज के जो पढ़े लिखे, जो वरिष्ठ लोग जो थे, तो समाज में प्रमुख तबका जो था, पढ़ा लिखा लोग जो था, उनका समर्थक था। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल का समर्थन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। बाकी स्थिति का नहीं था। कुछ मुसलमान जैसे बात करेंगे, अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, एक अब्दुल हलीम गजनबी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने साथ दिया, जो कि बहुसंख्यक मुसलमान का साथ नहीं मिला, विशेष करके खेतिहर मुसलमानों ने, क्योंकि उस समय बंगाल में अधिकतर हिंदू भूस्वामी थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर थे। साथ ही कुछ उग्रवादियों द्वारा उत्साह के अतिरेक में हिंदू धर्म के अतीत एवं प्रतीकों को राग अल्पनाने के कारण में मुसलमान स्वयं को उग्रवादी आंदोलन से अलग कर लिया था। यहाँ पे 2-3 चीजें देखने को मिली थी। सबसे पहले बंगाल का जो वेस्ट बंगाल, सॉरी, ईस्ट बंगाल का जो कंडीशन जो था ना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ पे जो काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले जो थे, ठीक है, मुसलमान जो थे खेतिहर थे। ठीक है। जो भूस्वामी जो थे वो जमींदार थे, तो इस वजह से उनकी नहीं बनती थी, इसलिए मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। और दूसरा जो था, कुछ जो उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग जो थे, वो थोड़ा हिंदुत्व की तरफ उनका झुकाव था, तो इस वजह से भी मतलब क्या हुआ, मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बार मुसलमानों का उस समय सबसे बड़ा चेहरा जो था सर सैयद अहमद खान, उसने भी मतलब मुसलमानों से अलग रहने की बात कही। उसके बाद जो उस समय आप देखोगे आगा खान जैसे नेता जो थे, सलीमुल्लाह जो था, उस मुस्लिम लीग के आगे चल के 1 साल के बाद संस्थापक बनता, उस समय ने भी मुसलमानों को अलग रहने के लिए कहा था, तो इस वजह से मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिला था। और खेतिहर मजदूर का भी सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिला था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ठीक है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी ठीक है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया, न वो इसमें शामिल हुई, ये बंगाल तक ही सीमित रहा, तो कौन सा सही है? ठीक है। तो 1, 2 और चौथा गलत है। चौथा गलत है। 1, 2, 3 सही 1 2 होना 3 चाहिए। क्या दिया? सही है। 1, 2, 3 से दिया, क्योंकि बंगाल तो सीमित नहीं था, दिल्ली में भी फैला, साउथ में भी फैला, ठीक है, सब जगह तो गए, लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं फैला। लेकिन ये भी कहना गलत होगा कि ये बंगाल तक ही सीमित रहा, ये भी सही नहीं है। ठीक है। भारतीय मुसलमान समारोह से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो उग्रवादियों, भारतीय मुसलमान इसलिए नहीं हुए क्योंकि उग्रवादियों ने हिंदू अतीत का राग अल्पनाने की मतलब क्या की, कोशिश की। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1900 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में नहीं था? तो बंगाल विभाजन को रद्द करना नहीं था। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा था, ठीक है, स्वदेशी था, बायकॉट भी था, सब कुछ था। क्या क्या था? तो 1906 में आप देखोगे कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। एक जो था बहिष्कार था, एक राष्ट्रीय शिक्षा था, एक स्वदेशी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्या था? 1, 2, 3, एक चौथा नंबर स्वराज था। ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करना इन चारों संकल्पों में नहीं था, जबकि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। जानते हैं आप लोग? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उदय हुआ? तो कौन सा आंदोलन था? वो आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे, किससे जुड़े थे? तो नेविल्सन जो थे स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े थे। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है। पत्रकार का जैसे मिलर हो गया, इस सब का नाम पूछता है कई बार, तो किससे जुड़ा हुआ था? एच.डब्ल्यू. नेविल्सन की बात करें, किससे जुड़ा था? तो स्वदेशी आंदोलन से नेविल्सन साहब जो थे जुड़े हुए थे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। किससे जुड़े हुए थे? तो किससे जुड़े हुए थे? ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन से नेविल्सन साहब जो थे जुड़े हुए थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है।
चलिए आप चलते हैं आगे, देखेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रखे मैनचेस्टर, गार्जियन हेराल्ड, द डेली कॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। ठीक है, कौन कौन अखबार के लिए? मैनचेस्टर के लिए किया था, गार्जियन हेराल्ड के लिए किया था, द डेली कॉनिकल के लिए किया था, इन सब के लिए रिपोर्टर की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में संपादित किया था। किसमें? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में इन सारे रिपोर्ट को इन्होंने क्या किया था? संपादित किया था। निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल का विभाजन का परिणाम नहीं है? ठीक है, तो ध्यान, ऑल ऑफ दीज नहीं है। ठीक है, उग्रवाद, निम्नलिखित में कौन बंगाल विभाजन का परिणाम नहीं था? तो उग्रवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल में परिणाम था? सॉरी, वही तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, उग्रवाद भी था, सांप्रदायिकतावाद भी था, अलगाववाद भी था। सबके सब आपको बंगाल विभाजन के आपको परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी दौरान तिलक जैसे, ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को गति प्रदान किया। विशेष रूप से नरम पंथ गरम पंथ की तरफ मतलब क्या हो गया? घूम गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन ए दिया हुआ है। ठीक है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन नरम दलियों और गरम दलियों को पृथक कर दिया। ठीक है, तो भूमिका तो समाप्त तो उनकी नहीं हुई थी, लेकिन आर वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, क्योंकि पृथककरण तो उनका हो गया था। ठीक है, तो पृथककरण तो हो गया था, लेकिन नरम दलियों की भूमिका क्या समाप्त हो गई? तो ऐसा नहीं कि उनकी भूमिका समाप्त हो गई कि बहुत से बाद में भी आप नरम दलीय नेता आपको देखोगे एक्टिव रहेंगे। ठीक है, हाँ, गरम दल ही अलग हो गए, गरम दल ठीक को है, हटा दिया हाँ गया। बिल्कुल, गरम दल हट गए थे। ठीक है, और आगे चल के मिले, आगे चल के भी आप बाद में भी आप देखोगे गरम दल के मिलने के बाद भी नरम दलियों की भूमिका कभी भी, जैसे कांग्रेस में दो विचार वाले लोग हमेशा रहे, एक थोड़ा एक्सट्रीजम को सपोर्ट करते थे, आगे चल के भी देखोगे तो जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जो थे वो थोड़ा क्या थे, थोड़ा गर्म मिजाज के थे, एक्सट्रीजम को फॉलो करते थे। लेकिन और भी मतलब नेता जो थे वो सौम्य मतलब मस्तिष्क के थे, तो हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो था ना 1905 के बाद आप देखोगे तो क्या था, गरम दल ही मतलब अलग हो जाता है कांग्रेस से, और नरम दल की तो बना हुआ रहता है। ठीक है, कौन सा अधिवेशन में? तो कांग्रेस का, ठीक है, सूरत सेशन में, जो कि 1907 में। ठीक है, फिर 1916 का जो लखनऊ सेशन जो आएगा, और यहाँ पे मतलब क्या थे, दोनों फिर से जाके मतलब क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों का दौर 1885 से 1905 तक है। ठीक है, और उसके बाद फिर 1905 से लेके 1900, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1919 तक उग्रपंथियों का दौर रहेगा। फिर 1919 से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक गांधी एज कहा जाता है, मुख्यतः गांधी एज 1920 से लेके, ठीक है, 1948 से 47, जब भी कह लीजिए, यह समय की बात करेंगे, गांधी जी का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग नरम दल गरम दल का विचारधारा ही पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा दोनों से थोड़ा क्या थी, तो डिफरेंट थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न और भी है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा है? ठीक है, तो जब तक, कब तक बना रहा है? जब तक वही शाही दरबार नहीं बुलाया गया, दिल्ली दरबार नहीं बुलाया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार की बात करेंगे, दिल्ली दरबार अभी तक 3 में बुलाया गया। ठीक है, कब बुलाया गया? 1877 में बुलाया गया है, 1903 में बुलाया गया है, 1911 में बुलाया गया। ठीक है, 3 बार दिल्ली दरबार होता है। ठीक है, ये जो दिल्ली दरबार जो था, आखिरी दिल्ली दरबार था, जहां पे बंगाल विभाजन को मतलब क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो आखिरी दिल्ली दरबार की बात करेंगे कब बुलाया गया, तो 1911 में बुलाया गया, जहां पे बंगाल विभाजन को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। ठीक है, अच्छा, 1 अप्रैल 1912 को बंगाल विभाजन को, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। ठीक है, और 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा के साथ ही बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, असम एक नया प्रांत बनता है, बिहार अलग होता है, साथ में उड़ीसा भी रहता है, और वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, लेकिन असम को अलग प्रांत बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल तब तक जुड़ा रहेगा जब तक भारत आजाद नहीं होगा। फिर 1947 में भारत आजाद होता है तो वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल फिर अलग होता है, और ईस्ट बंगाल जो था पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। फिर 1971 में जब लड़ाई जब होती है तो फिर से ईस्ट बंगाल एक अलग राज्य के रूप में अलग होता है, एक नया देश बन जाता है, जो कि वर्तमान स्वरूप में आप लोग बांग्लादेश देखने को मिलता है, राज्य बांग्लादेश का मैच भी है। ठीक है, बंगाल विभाजन के निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया? किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। लॉर्ड कर्जन ने तोड़ा, लॉर्ड हार्डिंग ने जोड़ा। ठीक है,
असम स्वतंत्र प्रांत कब बना? तो असम स्वतंत्र प्रांत बना था 1911 के बाद, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बंगाल विभाजन जिस समय क्या होता है, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, तो उसके बाद असम को नया प्रांत के रूप में बनाया जाता है 1911 के बाद, ठीक है। और इसी के साथ जो था आपका बंगाल विभाजन से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आपके समाप्त होते हैं, ठीक है। कल जो है आप लोग क्या करके आएंगे, ये करवा दूं क्या, करवा दें? अरे बोलिए सर बोलिए, कम करवा दो। क्वेश्चन 8 है बजे 20 तक करवाइए। इतना खिंचा जाएगा सही रहेगा सर। इसको जल्दी खत्म करना तब ना उसको बूस्टर टेस्ट से शुरू करेंगे, नहीं 20 खत्म का हो एक जाएगा तो क्वेश्चन है, हो बूस्टर जाएगा बस। सर। हाँ, 90 अगला महीना के 5 तारीख तक हम इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन देखेंगे। अब मुस्लिम लीग का गठन होते ही सांप्रदायिकता का मतलब क्या देखने को मिलेगा, आपको उदय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व का बचाव होगा, ठीक है। किसने लिखा था, बोला था मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किसने कहा था, ये किसने कहा था, हंटर ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हंटर ने क्या कहा था, तो मुसलमान को भाई खुश रखो, उससे ब्रिटिश सत्ता बची हुई रहेगी, ठीक है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। उपयुक्त विचार डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान ने दिया। पुस्तक का नाम पूछा हुआ है, द इंडियन मुसलमान किसका पुस्तक है, ठीक है, तो हंटर का पुस्तक है, ठीक है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उसका क्या कारण था, तो उनका कारण था उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था कि हिंदू अतीत को राग अपनाने की नतीजा यही था, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी हार्पिंग द हिंदू पार्ट, ठीक है। मतलब उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अपनाने की नीति जो थी, इससे मुसलमान जो थे आकर्षित नहीं हुए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ध्यान में रखना। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिला मुसलमानों को शिष्टमंडल से क्या प्रार्थना की। देखिए सबसे पहले तो मुसलमान का एक निर्वाचक मंडल जब मिलता है, उनसे बोलता है भाई साहब हम तो श्रेष्ठ है, हमेशा से भारत पे शासन किए है, अंग्रेज के हम समर्थक भी रहे, इसलिए हमारी हमारी संख्या भी कम है, इस हिसाब से हमारी संख्या को कम देखते हुए सरकार का हमें समर्थन चाहिए, हमको मतलब अलग से मतलब क्या देना चाहिए, निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो भी बोलता है ठीक है, सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम अपने बातों को पृथक तौर पे तो रख नहीं कर, तो कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था, तुम भी क्या करो एक संस्था बनाओ, ठीक है। तो मिंटो जो था क्या करता है, मुसलमानों का भड़का देता है। यही शिमला में मिलने के बाद मुस्लिमों कहाँ पहुंचते, ढाका पहुंचते हैं, अब फिर से मुस्लिम लीग की क्या करते हैं, नींव रखते हैं, ठीक है। भड़काने का काम किसने करता, मिंटो, ठीक है। तो मुसलमानों के लिए, हाँ नहीं मिंटो, मिंटो नॉट करजन, ठीक है। मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का पिता कहा जाता है, ठीक है, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक, ठीक है। मिंटो किसमें दिया है, पांडे में, नहीं मिंटो, 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 ठीक है। क्या होगा इसका, तो 1906 में मिंटो ने शिमला से मिले मुसलमानों से प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मांगा था, संयुक्त निर्वाचक नहीं माना, हिंदू से अधिक महत्व प्रतिनिधित्व देने के लिए, ठीक है। मुसलमानों का मनोनयन द्वारा विशेष पद, ये पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। क्या लिया इसका आंसर, तो फर्स्ट लिया है, ठीक है, ठीक है। संयुक्त प्रांत अली एवं अलीगढ़ के मुसलमान अभिजन समूह आगा खान के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1900 को शिमला में लॉर्ड मिंटो के पास मतलब प्रतिनिधित्व मंडल लेकर गए, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि साम्राज्य की हिफाजत में मुसलमानों के योगदान को महत्व को देखते हुए उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाए और उनकी संख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवा और शिक्षा संस्था आदि में विशेष अधिकारों की मांग की गई। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के लिए प्रस्ताव को पेश किया। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ढाका में बकार उल मुल्क, नाम इंपोर्टेंट है, बकार उल मुल्क, सलीमुल्लाह खान तथा आगा खान ने मिलकर मुस्लिम लीग की गठन किया। तीनों का नाम इंपोर्टेंट है, ठीक है। वैसे अगर पूछेगा मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था, तो सलीमुल्लाह खान या फिर आगा खान ऑप्शन में रहेगा तो मार दीजिएगा, लेकिन बकार उल मुल्क का भी योगदान था, ठीक है। प्रथम एवं अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो प्रथम एवं अस्थायी अध्यक्ष बकार उल मुल्क को ही बनाया गया था, ठीक है। बाद में बस 1908 में आगा खान को मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो था 1908 में, ठीक है, बनता है, ठीक है। आई थिंक अमृतसर सेशन था 1908 में, ठीक है, अमृतसर सेशन 1908 में, तो यहीं पे मुस्लिम लीग का संविधान भी बनता है, ठीक है। उससे पहले 1906 वाला सेशन तो हो गया, ढाका में स्थापना हुआ था। 7 में कराची चलेंगे, 7 में बात करेंगे तो कराची में क्या होता है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन होता है, जो कि वार्षिक अधिवेशन था, पहला अधिवेशन था।
और इसी अधिवेशन में आप देखेंगे, सॉरी कराची वाले अधिवेशन में संविधान बना था, मैंने 1908 बता दिया। 1907 का जो कराची अधिवेशन था, यहाँ पे मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया। और ये 1907 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आदिम जी पीर भाई ने की थी। किसने की थी? आदम जी पीर भाई ने की थी 1907 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता। इसका द्वितीय अधिवेशन सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 में अमृतसर में हुआ। ठीक है, तो 1908 में इसकी दूसरी अध्यक्षता की बात करें कहां पे होता है? सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में कहां पे होता है? अमृतसर में होता है। ठीक है, और 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना अमीर अली ने लंदन में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना लंदन में ही की गई थी और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखेंगे किसे? अमीर अली। क्या नाम था? अमीर अली। ठीक है, लंदन में। ठीक है, 1908 में हुआ था। अमृतसर अधिवेशन मुस्लिमों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसे लॉर्ड मिंटो ने 1909 में स्वीकार कर लिया। तब ना मार्ले मिंटो सुधार आता, मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात होती 1909 में। 1913 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन मुस्लिम लीग ने स्वशासन को भी मतलब क्या किया था? अपना लक्ष्य बनाया था 1913 वाला में। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखें 1906 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? ठीक है, आगा खान, सलीमुल्लाह खान। ठीक है, आगा खान और सलीमुल्लाह खान की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग के क्या थे? ये संस्थापक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें ढाका में होती है। कहाँ पे होती है मुस्लिम लीग की स्थापना? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे ढाका में होती है। ठीक है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो 1907 में कराची में। ठीक है, जहाँ पे इसका संविधान बना। 1908 वाला कहाँ पे हुआ? तो 1908 वाला कहाँ पे हुआ? तो अमृतसर में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो 1907 में कहाँ पे हुआ? कराची में हुआ। कहाँ पे? कराची में हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में हुआ। कब हुआ? तो 1907 में हुआ। ठीक है, प्रथम मुस्लिम के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे ये अस्थायी अध्यक्ष है, नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ये अस्थायी थे। अगर पूछेगा पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो आगा खान की बात करेंगे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा किसने स्थापित किया? लंदन में शाखा किसने स्थापित किया था? मैंने बिल्कुल किसने किया था? तो अमीर अली की अध्यक्षता में लंदन में एक शाखा स्थापित की गई थी मुस्लिम लीग की। ठीक है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक स्वदेश मुस्लिम लीग कब स्वीकार किया था? 1913 में स्वीकार किया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कब पूछा? 65वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो 1913 में क्या किया गया था? मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था स्वशासन नामक उद्देश्य से। ठीक है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब प्रारंभ किया? तो वार्षिक अधिवेशन की बात करेंगे, इसका कब प्रारंभ होता है? तो 16 में, 24 में, 19 में। ठीक है, कहाँ गया भाई? 24 होना चाहिए। ठीक है, देखते क्या इसका आंसर क्या लिया है? 8 में लेना चाहिए। क्या लिया है? देखते, शिमला पट्टी मंडल की सफलता सुशाहित मुस्लिम नेताओं ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ। नवाब बकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में एक अधिवेशन बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में, ठीक है, अमृतसर में हुआ। 1908 में ही आगा खान को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अंतर्गत उपरांत लीग के अधिवेशन देश के विभिन्न शहरों में 1909, 10, 11, 12, 13, 15 आदि वर्षों में आयोजित होते रहे। इस प्रकार इसका उत्तर ई है। यद्यपि बीपीएससी ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, मतलब 1908 के बाद तो इनका कंटिन्यू ही मतलब होता रहा, तो ये विवादित क्वेश्चन हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया? ठीक है, मतलब बकरीद के अवसर पर गाय की हत्या नहीं की जाएगी। तो किस अधिवेशन में रखा गया? तो आपका 1919 का अधिवेशन था, जिसका अमृतसर सेशन था, जहां पे इसने स्वशासन के लक्ष्य को भी क्या किया था? इन्होंने अपनाया था। ठीक है, 1919 का अमृतसर का सेशन की बात करेंगे तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे खिलाफत जैसे प्रस्ताव भी मतलब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रॉलेट कानूनों के विरोध तथा खिलाफत और असहयोग आंदोलन की राष्ट्रवादी धारा और मजबूत हुई। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगने लगे। मुस्लिम लीग ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव पर बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध कर दिया। प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता स्वामी सदानंद को दिल्ली में जम्मा मस्जिद के मंच पे भाषण करने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इसी घटना के बाद दिल्ली के जम्मा मस्जिद के मंच पे जब इन्होंने स्वामी सदानंद जी ने जब भाषण दिया, जो आर्य समाज के नेता जो थे, उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, डॉक्टर सफीउद्दीन कुचली तो अमृतसर है। कौन बाइक बंद कीजिए? चलिए, तो यहाँ पे क्या था? तो डॉक्टर सफीउद्दीन कुचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चाबियां सौंप दी गई। हिंदू मुस्लिम की जय की आंधी पूरे देश में मतलब क्या हुई थी? इस दौरान बहने लगी थी। ठीक है,
भारत के 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन में 1914 में स्थापित अंजुमन खवातीन इस्लाम क्या था, ठीक है। तो ये मुस्लिम का मतलब एक सभा था, ठीक है। ये अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन था, इसलिए उनको खवातीन कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्या था, ध्यान रखिएगा, भारत में 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बने। 1914 में स्थापित अंजुमन ए खवातीन इस्माइल क्या था, तो ध्यान रखेंगे, तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन थी, ठीक है। ध्यान में रखना, कहाँ पे हुआ था, अलीगढ़ में, ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया था, मुस्लिम नारीवादी और समाज से रुकैया बेगम ने किया था। किसने किया था, रुकैया बेगम ने अलीगढ़ में 1914 में अंजुमन एक खवातीन इस्माइल की स्थापना किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कौन सी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद तो मुस्लिम लीग होगी ना, 1906 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। बिल्कुल कौन हो जाएगी, तो मुस्लिम लीग हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि आप देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1920 में किया गया था, माने एम एन रॉय के द्वारा ताशकंद में। हालांकि इंडिया में 1925 में होता है, 24 में, 25 में ना। हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया था। अकबर की स्थापना 1939 में, ठीक है। ये सारा प्रश्न क्या आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखेंगे, आगे देखेंगे कौन बात कर रहे हैं आप लोग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन को शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। हाँ, तो ये तो सही है, ठीक है। 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। नहीं, इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन के मतलब विरोध में नहीं थे, समर्थन में थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1928 में किसने की थी, तो आगा खान ने की थी। किसने की थी, तो 1928 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आगा खान ने की थी, ठीक है। हाँ, 1906 से 1920 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के संग्राम में क्या थी, ये राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थे 1920 तक। लेकिन 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा देके क्या होता है, मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये मुस्लिम और हिंदुओं के, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की कड़ी के रूप में भी काम करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस से इस्तीफा देकर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और ये असहयोग आंदोलन का इन्होंने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, चलिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सेकुलर हुआ करते थे पहले, ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं था। बाद में तो हिंदू मुस्लिम के एकता में जुड़ गए थे कांग्रेस से ना। हाँ, मैं इसको थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ जिन्ना से, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे तथा पाकिस्तान के निर्माता थे, ठीक है। उन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी। 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में भारत लौटे और बंबई में वकालत प्रारंभ की। वो प्रारंभ में कांग्रेस से जुड़ गए तथा उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1909 में वह लेजिस्लेटिव काउंसिल में बंबई में मुस्लिम प्रतिनिधि भी चुने गए थे। 1913 ईस्वी में वे मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे। कब जुड़े थे मुस्लिम लीग? 1913 में, ठीक है। और 1919 में रॉलेट एक्ट विरोध सत्याग्रह में उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्याग पत्र भी दिया था। 1906 में जिन्ना ने मुस्लिमों के पृथक प्रतिनिधित्व का विरोध किया था, ठीक है। देखिए, शुरू में क्या कर रहा, विरोध कर रहा। 1914 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गया तथा लीग के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है। लीग, मुस्लिम लीग के 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता था उसकी अध्यक्षता कौन करता है, जिन्ना करता है। और 1916 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो मजुमदार साहब करते थे। एक तरफ से जिन्ना था, दूसरी तरफ से मजुमदार साहब थे। और 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मतलब क्या हो गया था, मेल हो गया था, ठीक है। इसी दौरान मतलब कायदे आजम और हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत मतलब वगैरह जो था वो सब कहा गया था जिन्ना जी के द्वारा। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस तथा लीग के मध्य समझौता में जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः 1906 से 1920 के मध्य जिन्ना की भूमिका राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्षता की थी। इसलिए सरोजिनी नायडू ने उसने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था तथा गांधी जी ने उन्हें कायदे आजम की उपाधि से भी विभूषित किया था। गांधी जी के द्वारा कायदे आजम कहा गया था, ठीक है। जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को लीग के दिल्ली अधिवेशन में 14 सूत्री प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। 14 सूत्री प्रस्ताव दिया था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ठीक है। 1920 में, 1906 में तो कांग्रेस से, 1913 में तो मुस्लिम लीग से जुड़ा था, ठीक है। कब जुड़ा था? 1913 में मुस्लिम लीग से जुड़ा था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा 1920 में दे दिया था। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया? तो 1929 में, ठीक है। 1929 में ध्यान में रखेंगे, दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, वहां पर 14 सूत्री प्रस्ताव पेश किया गया। किसके विरोध में? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में।
निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। ठीक है। कांग्रेस प्राशंसिक रिपोर्टर में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पे विचार प्रस्तुत किए। तिरपी रिपोर्ट तो है, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम तिरपी रिपोर्ट तो सही लग रहा है। ठीक है। और कोई सारा ही लिया है क्या? 1 2 3 सारा ही। ठीक है। 1 2 3। ठीक है। तो कांग्रेस प्रशासित प्रदेश में मुस्लिम की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। तिरपू रिपोर्ट है, शरीफ रिपोर्ट है। ठीक है। मुस्लिम सफरिंग्स अंडर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट किसने तैयार किया था? इसका नाम पूछता है। ठीक है। देखिए पिरपुर रिपोर्ट की बात करेंगे तो 1938 में राजा सैयद मोहम्मद मेहदी के द्वारा, ध्यान रखेंगे। शरीफ रिपोर्टर्स मिस्टर एस ए शरीफ के द्वारा। ठीक है। ध्यान रखेंगे, मिस्टर एस एम शरीफ के द्वारा। ठीक है। सैयद मोहम्मद मेहदी के द्वारा पिरपुर रिपोर्ट। ठीक है। और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर रिपोर्ट, रूल रिपोर्ट 1939 में मौलवी फजहुल हक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इन समितियों का उद्देश्य कांग्रेसी मंत्रिमंडल वाले प्रांतों में मुसलमान के साथ हुए अन्याय की जांच करना था। इन रिपोर्टों में मुसलमान में हुए अत्याचारों की झूठी कहानियां घट दी गई थी। ठीक है। मतलब बहुत सारा झूठे झूठे चीजें जो थी इस रिपोर्ट में आपको देखने को आपको मिलता है। ठीक है। तो पिरपुर रिपोर्ट 1938 में सैयद राजा मोहम्मद मेहदी। शरीफ रिपोर्ट की बात करें एम एस शरीफ के द्वारा। ठीक, 1939 में जो रिपोर्ट जो आई थी, ठीक है, मुस्लिम सफरिंग्स रिपोर्ट, इसमें मौलवी फजहुल हक के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो था ये चैप्टर भी क्या होता है, समाप्त होता है। कल के क्लास में जो आप लोग जाओगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन देख के आइएगा। बंगाल विभाजन का निलंबन भी इसमें शामिल हो जाएगा। लखनऊ समझौता भी कल देख लेंगे। लखनऊ समझौता से कितने प्रश्न? लखनऊ समझौता देखेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे हाँ, होम रूल तक कल पढ़ेंगे। ठीक है। ये बहुत लंबा चैप्टर होगा। ठीक है। तो होम रूल तक कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। होम रूल तक हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक हम लोग होम रूल तक सारे प्रश्नों को